हेलो जी। आज के इस वीडियो में कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देख लेते हैं इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एचडीएफसी फाइनेंस के साथ। अब देखो, एचडीएफसी फाइनेंस समझने से पहले इसकी पोजीशनिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर हम पूरे के पूरे एनबीएफसी सेक्टर को, जो बिज़नेसेस को लोन कर रहे हैं, जो हमारी एसएमई, एमएसएमई को लोन कर रहे हैं, उनको अगर हम डिवाइड करने जाएँ तो 2 से 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा वो वाला सेगमेंट हो गया जो जाके 1 लाख 2 लाख तक की टिकट साइज का लोन कर रहा है, एकदम गाँव में जाके लोन कर रहा है, वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल में लोन कर रहा है, या फिर एकदम छोटे किराने वाले को लोन कर दिया, दूध वाले को लोन कर दिया। तो वो तो हो गया हमारे माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी। तो वहां पर तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। आप उनके लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखो, एकदम बैंड बजा पड़ा है उस वाले सेगमेंट में। तो ना तो ग्रोथ आ रही है, एसेट क्वालिटी खराब हुए जा रही है, और हमें समझ में आ रहा है कि भाई उन लोगों के पास कैपेसिटी ही नहीं है पैसा लौटाने की। एक तो वो ओवर लेवरेज हो गए और कमाई हो नहीं पा रही है। उसमें तो शायद हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है कि भाई जो तकलीफ थी वो अब बॉटम आउट हो गई है, कि भाई हाँ, जो खराब समय था इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता कुछ। अब यहाँ से हम रिकवरी वाले पोर्शन पे जाएंगे, बट उसके बारे में बात तब करेंगे जब हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ना शुरू करेंगे। उससे अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठते हो, आप जाते हो कि भाई 5 लाख से 50 लाख तक की टिकट साइज का अगर आप लोन करने वाली कंपनी बनते हो, तब आप आते हो ये एचडीएफसी फाइनेंस वाली कैटेगरी में। यहाँ पर आप थोड़े से स्टैब्लिश्ड बिजनेस को लोन करने की कोशिश करते हो, जो मीडियम साइज फैक्ट्री होती है इनको लोन करने की कोशिश करते हो। और अगर आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हो कि भाई अगर आप 50 लाख रुपए से 1-2 करोड़ रुपए तक का टिकट साइज का लोन करने लग जाते हो, तब आप पहुंच जाते हो यूग्रो कैपिटल की कैटेगरी में। वो थोड़ी से और बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बिजनेस को लोन करने की बात करते हैं। इससे ऊपर जनरली कोई जाता नहीं, क्योंकि इससे ऊपर तो जो फैक्ट्रीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो जाके बैंक से ही लोन लेना शुरू कर देते हैं। वो अब इतने छोटे बच्चे नहीं होते कि वो उनको एनबीएफसी कंपनीज केटर करें। तो ये चीज हमने समझ ली। तो पूरा का पूरा जो एनबीएफसी सेक्टर है, जो बिजनेसेस को लोन कर रहा है, वो इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकता है। अगर अभी हम बात करें एचडीएफसी की, तो वो ये 5 लाख से 50 लाख तक की या 30 लाख तक की टिकट साइज वाले लोन में आता है। अब देख लेते हैं इनका किस तरीके का रिजल्ट रहा। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखने जाएं तो करीबन करीबन 11,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर आप एयूएम ग्रोथ का नंबर देखोगे, तो इनका एयूएम बढ़ा बाय 28% ओवर वाई वाई लेवल विद डिस्बर्समेंट ग्रोथ ऑफ 6%। और अगर एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 8,700 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एयूएम साइज पहुंच गया। अब थोड़ी सी समझने वाली बात समझते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिला है रिडक्शन पेस ऑफ ग्रोथ, की जो कंपनी पहले 30, 35, 40% के आसपास से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लोन बुक को ग्रो कर पा रही थी, उसका जो ग्रोथ है वो 28-29% के आसपास ही रह गया। तो मतलब आप 35-40% से गिर के वो 25-30% वाले ब्रैकेट में आ गए हो। तो ये रिडक्शन पेस ऑफ ग्रोथ हुआ है, बट इसके पीछे के कारण क्या है और हमें इसको मिटिगेट किस तरीके से करना है उसको थोड़ा समझते हैं। अब देखो, 2 सिनेरियो बन सकते हैं कि भाई आपकी खुद की कंपनी में कोई एसेट क्वालिटी इश्यूज आ गए, आपके ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स बढ़ गए, इसलिए आपका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ गया, इंडस्ट्री अभी भी उसी लेवल पे बढ़ रहा है। कि सपोज पहले एक सिचुएशन थी कि इंडस्ट्री 30% पे बढ़ रहा था, आपकी जो कंपनी है वो 40% पे बढ़ रही थी, बट आपकी कंपनी में इंटरनली कोई फॉल्ट हुए, उसकी वजह से आपकी कंपनी का ग्रोथ 25% पे आ गया, इंडस्ट्री अभी भी 30% पे बढ़ रहा है। देन देयर इज अ प्रॉब्लमैटिक पार्ट। सेकंड चीज क्या हो सकती है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ भी थोड़ा सा नीचे आया, आपकी कंपनी का भी ग्रोथ थोड़ा सा नीचे आया, बट आपकी कंपनी आउट परफॉर्मर बन के निकल रही है। कि भाई पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट नीचे आया, क्योंकि बाकी सारी कंपनी की एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, उनके ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। इसलिए कंजर्वेटिवली आपकी कंपनी भी कम लेंडिंग कर रही है, एयूएम ग्रोथ में रिडक्शन जरूर लेके आ रही है, बट इनकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं हो रही। कि भाई पूरा का पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 20% पे, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है 30% पे, बट 30% पे ग्रो करने के बाद भी उसने अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन करके रख रखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला केस है। तो रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ की वजह से प्राइस टू बुक मल्टीपल उतना ज्यादा तो नहीं मिलेगा जितना पहले मिला करता था, बट उतना रिडक्शन इन प्राइस भी हमें देखने को मिल गया है, उतना वैल्यूएशन कट भी हमें देखने को मिल गया है। अब हमें ये देखना है कि करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हमारे पास कोई और ऐसी अच्छी एनबीएफसी कंपनी है जो इससे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है और इससे सस्ते वैल्यूएशन पे बैठा है और अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहा है या इंप्रूव करके चल रहा है। तब जाके हमें समझ में आएगा कि भाई एचडीएफसी फाइनेंस आज की डेट में खड़ा कहाँ है। तो चलिए ये चीज भी समझ में आ गया। तो ठीक है, ये चीज हम मान सकते हैं कि रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है, बट हाँ अभी भी इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, और कोई एसेट क्वालिटी में धूम धड़ाका ग्रोथ नहीं आई है कि बहुत चीजें खराब नहीं हुई है। ये चीज लेके चलते हैं। चलिए, अगर हम पैट के बारे में बात करें तो पैट में वहां पर हमें 29% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ओवर वाई वाई लेवल। अब थोड़े से ब्रांच नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं।
कंपनी ने इस क्वार्टर में 8 नई ब्रांचेस ऐड करी और टोटल इनका ब्रांच काउंट पहुंच गया 205। तो अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो 4% के आसपास इन्होंने एक्सपेंशन किया। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो 17-18% के आसपास का एनुअलाइज ग्रोथ आ जाएगा। तो 17-18% तो आप नई ब्रांचेस लगा देते हो। अगर इसी पेस पे कंटिन्यू करते हैं 18% के आसपास की नई ब्रांचेस, उसके ऊपर आप 10-15% के आसपास का ग्रोथ पकड़ लो, तो आप आराम से 33-35% के आसपास का ग्रोथ लेके आ सकते हो। तो पोटेंशियल कंपनी के पास बहुत है। और अगर आज आप प्रेजेंस भी देखोगे, कुछ 16 स्टेट्स के आसपास ही इनका प्रेजेंस है। वो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हटा दो, वो थोड़ा सा हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हटा दो, तो हमारे वेस्टर्न पार्ट में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो इनके लिए स्कोप बहुत बड़ा है, स्कोप की कहीं कमी नहीं है। प्रॉब्लम बस वही है कि अगर आप अपनी एसेट क्वालिटी ढंग से मैनेज कर जाओगे तो आप ये जो स्केल है इसको अचीव कर जाओगे, इसको आप बहुत तगड़े रेट पे बढ़ा सकोगे, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ला सकोगे। चलिए, ये चीज भी समझ ली। अगर हम बात करें इनके थोड़े से और जो कंपनी ने एग्जैक्ट फिगर्स बताए उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये लोग केटर करते हैं उन कंपनीज को या उन एमएसएमई कंपनीज को जो 5 लाख से 30 लाख तक के टिकट साइज का लोन मांगती हैं। उसके बाद ये है ओवरऑल 31% ऑफ द एमएसएमई मार्केट, कि भाई अगर एमएसएमई मार्केट 1 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का है, तो ये 5 से 30 लाख वाला जो सेगमेंट है ये 31% है, और ये ओवरऑल सेगमेंट ग्रो कर रहा है 24% पे। हमारी कंपनी ग्रो कर रही है 28% पे। तो हल्का सा आउट परफॉर्मेंस तो है, बट रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ भी है। उस चीज को भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश नहीं करते। 83% आता है हमारा एमएसएमई से, और बचा हुआ जो 17% आता है वो हमारा आता है गोल्ड लोन से। और उसमें भी जो 83% एमएसएमई से आ रहा है उसमें भी 20% को लेंडिंग से आता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। 83% का जो 20% है, मतलब 16-17% के आसपास कोलेंडिंग से आता है। कोलेंडिंग का क्या मतलब हो गया कि किसी बड़े बैंक या बड़े एनबीएफसी के साथ ये लोग पार्टनर करते हैं और लोन करने का काम करते हैं। और उस लोन में क्या होता है कि अगर कोई 100 रुपए का लोन लेने इनके पास आता है तो सारे का सारा काम ये लोग करते हैं, प्रोसेसिंग ये लोग करते हैं। आपका चाहे केवाईसी कराना हो गया, लोन डिस्पर्स कराना हो गया, लोन का ईएमआई कलेक्ट करना हो गया, सारा का सारा काम ये करेंगे। बट इनको फंडिंग मिलेगी उस बड़े बैंक या बड़े एनबीएफसी से। तो एचडीएफसी पार्टनर्स विद एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक 80% फंडिंग प्रोवाइड कर देगा और सारा का सारा इंटरेस्ट इनकम कमा के लेके जाएगा। बट उस इंटरेस्ट इनकम के बदले में वो एचडीएफसी को एक छोटी सी फीस दे देगा। तो एचडीएफसी ने 20% उसने खुद ने लैंड किया भाई। 80% तो एचडीएफसी ने दे दिया, जो 20% एचडीएफसी ने दिया उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट इनकम कमाया। उसके बाद एचडीएफसी से कमीशन भी मिल गया, तो दो तरफा इनकी कमाई हो गई। तो ये है 17% ऑफ द बुक। टोटल 83% एमएसएमई और 17% आ गया आपका गोल्ड लोन। तो ठीक है, हाईली सिक्योर्ड बुक है, वहां पर कोई इशू नहीं है। अगर आप इनका पीसीआर भी देखो तो वो भी 45-47% के आसपास है। तो जिस तरीके का लेंडिंग करते हैं उसके लिए शायद प्रोविजन कवरेज रेशो सफिशिएंट है। देखो, प्रोविजन कवरेज रेशो क्या बताता है कि भाई जितने आपका डिफॉल्ट होने का चांसेस है या जो जितना आपका एनपीए बढ़ रहा है उसके ऊपर आपने कितना प्रोविजन कर रखा है। कि भाई सपोज एट रिस्क आपका अमाउंट 100 रुपए का है और आपने 40 रुपए का प्रोविजन बना रखा है, कि 40 रुपए आपने निकाल के रख रखे हैं कि यार कि अगर पैसा खराब होगा या पैसा रिटर्न नहीं होगा तो उस दिन मेरे लिए 40 रुपए काम में आएंगे। तो उससे आपको क्या पता चलता है, आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो इज 40% का। उसको अगर आप 50-60-70 कर लोगे तो आपको उसी तरीके से प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ता जाएगा। तो जब आप इतना हाईली सिक्योर्ड लोन कर रहे हो ना, कि भाई जो आपका एमएसएमई लोन है वो भी फुल्ली सिक्योर्ड है, जो 17% गोल्ड लोन है वो भी फुल्ली सिक्योर्ड है, और उसमें भी आप बहुत कम एलटीवी पे काम कर रहे हो। एलटीवी क्या हो गया, लोन टू वैल्यू। कि भाई 100 रुपए के सोने के बदले आप 50 रुपए लैंड कर रहे हो, 50 रुपीज का मार्जिन लेके चल रहे हो। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपने थोड़ा कम पीसीआर भी मेंटेन करके रखा है तो कोई बहुत बड़ा इशू है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ लिया। उसके बाद अगर हम इनके जोग्राफिकल स्प्लिट के बारे में बात करें तो 38% आता है साउथ से, 34% नॉर्थ से, 15% वेस्ट और 15% आता है हमारा ईस्ट वाले सेगमेंट में से। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी खराब हुई है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी खराब होकर ग्रॉस एनपीए पहुंच गया 2.74% के आसपास, नेट एनपीए पहुंच गया 1.51% के आसपास, और इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी भी गिर गई। अब ये है प्रॉब्लमैटिक पार्ट। अगर आप अपनी जो पेस ऑफ ग्रोथ था उसको कम करते हैं बट अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं ना, तो शायद आपको वही प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहता, आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ आती नहीं। बट आपकी एसेट क्वालिटी खराब होने की वजह से आपकी लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आया है, दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक पार्ट।
और इनकी यहाँ पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, इनके साथ और भी समस्याएं हुई। अभी इनका टॉप मैनेजमेंट में से 2 जनों ने इमीडिएट बेसिस पे कंपनी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हम पर्सनल रीजंस की वजह से कंपनी छोड़ रहे हैं, और एक चीफ रिस्क ऑफिसर था और एक शायद सीएफओ था। तो जब आपके सीएक्सओ लेवल के पोजीशंस इमीडिएट इफेक्ट से खाली हो जाती है, क्योंकि देखो जब आप सीएक्सओ लेवल्स की बारे में बात करते हो ना, तो उनके लिए एक प्लान होता है कि भाई ये बंदा 1 साल 2 साल बाद रिटायर होगा तो इसको ये रिप्लेस करेगा। तो ये एक प्लानिंग होती है। बट जब कभी भी किसी भी कंपनी के सामने इमीडिएट ऐसा होता है ना कि भाई मैं आज से काम पे नहीं आ रहा, आज से मैं ये पोजीशन छोड़ रहा हूँ, कंपनी छोड़ रहा हूँ, तो ये एक बैड मैसेज रिफ्लेक्ट करता है और ये थोड़ा सा शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बिगाड़ देता है उस कंपनी के तहत। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी तो वही है कि आप अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करो, आप अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी वापस ऊपर लेके जाओ, तब आपकी चीजें ठीक होना शुरू होंगी, तब आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन शायद एंजॉय कर पाओगे। अभी तक तो कहानी लग नहीं रही, अभी तो आप बैंड बजी पड़ी है आपकी। आप चाहे इंडस्ट्री से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हो, बट आपकी एसेट क्वालिटी भी उसी रेट पे बिगड़ रही है। अगर आप इस एसेट क्वालिटी को सुधारे रखते तो एक अलग सिचुएशन बन सकती थी, बट आज के केस में तो वो हुआ नहीं। अगर हम इनकी टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम वॉज अप 29%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉज अप 32%, बट पार्ट बड़ा इनका सिर्फ 28% के आसपास है, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऊपर गई। अब उसमें एक और चीज है, पहले तो आपकी 45% के आसपास का प्रोविजन कवरेज रेशो है। चलो ठीक है, मान लिया कि आप इतनी सिक्योर्ड लैंडिंग कर रहे हो इसलिए आप थोड़ा सा कम पीसीआर मेंटेन करके चल रहे हो, बट आप उस कम पीसीआर को और भी कम लेके जाना चाह रहे हो, क्योंकि पहले वो नंबर आपका 47% के आसपास था, अब आपने उसको 45% कर दिया। और ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आप पैट वाला नंबर ज्यादा दिखाना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आप अपने पीसीआर को मेंटेन करके चलते 47% पे, तो जो आपके प्रोविजन थे वो ज्यादा पेज पे पड़ते। प्रोविजन अगर ज्यादा पेस पे बढ़ते तो आपका जो पैट का नंबर है वो कम आता। जो आज हमें 28-29% के आसपास का पैट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवर वाई वाई लेवल, वो हमें शायद 18-19% के आसपास का ही दिखता, और वो इंडस्ट्री से खराब हो जाता। तो सिर्फ आप ये चीज दिखाने के चक्कर में कि हम इंडस्ट्री से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ एयूएम एंड इन टर्म्स ऑफ पैट, आपने अपने प्रोविजन कवरेज रेशो को नीचे लिया है, जो एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। देखो, कम प्रोविजन कवरेज रेशो होना और प्रोविजन कवरेज रेशो कम कर देना बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पार्ट, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपकी बुक इस तरीके की है कि आप कम पीसीआर में चला सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप पीसीआर को कम इसलिए कर रहे हो कि आप ज्यादा पार्ट दिखा पाओ, वो एक इशू है, उस चीज को समझना पड़ेगा। और इस कंपनी के साथ वो सेकंड वाला केस हुआ तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आपका सीएक्सओ लेवल की पोजीशंस भी खाली हो गई, तो अच्छी चीजें तो नहीं चल रही हैं। अच्छा, अगर आप इनके थोड़े से और बात करें तो लेवरेज वेवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम्स लेवरेज है, आप 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हो। तो यहां पर अभी इनको स्केल में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनके प्राइस टू बुक के बारे में बात करो तो 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कंपनी आज बिक रहा है, तो महंगा तो अभी भी है। क्योंकि अगर आप बाकी सारी कंपनी देखोगे ना, बाकी सारी कंपनियों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी कंपनी इससे काफी सस्ता बिक रहा है, और ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इससे बेहतर रिजल्ट भी शो कर रही है, इससे बेहतर ग्रोथ भी शो कर रही है, इससे बेहतर एसेट क्वालिटी भी शो कर रही है। नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट क्वांटम नंबर्स, बट इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी आ रहा है वहां पर। तो इस चीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये कहानी हो गई। अब हमारी सेकंड कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड कंपनी का नाम है सिटी यूनियन बैंक। अगर इसके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है, और अगर इनकी लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें तो 14% के आसपास का ग्रोथ आया। तो ये भी कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। जब हमारे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कुल मिला के क्यूमुलेटिव बेसिस पे 14% के आसपास का ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप तो बहुत छोटा सा बैंक हो, आपको तो इससे कहीं ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए, बट वो चीज हमें होता हुआ देखने को मिला नहीं। अगर हम इनके लोन बुक साइज के बारे में बात करें तो 5.5 लाख करोड़ का भी लोन बुक नहीं है, 5,30,000 31,000 करोड़ रुपीज के आसपास इनका लोन बुक है। अगर आप इतने छोटे लोन बुक को भी सिर्फ 14% के आसपास पे बढ़ा पा रहे हो, तो मतलब आपने काम गड़बड़ किया, आप उतनी एफिशिएंटली काम कर नहीं पाए, अपने आप छोटे बेस को लेवरेज कर नहीं पाए, आप कोई बहुत तगड़ा काम कर नहीं रहे इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। आज एसबीआई बैठा है 37, 38, 39 लाख करोड़ रुपीस की लोन बुक पे, एचडीएफसी बैंक बैठा है 26-27 लाख करोड़ रुपए की लोन बुक पे। मतलब ये वाले बैंक आपसे 7-7, 8-8 गुना बड़े, 8 गुना बड़े बैंक को आप बीट नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा? और इनके अगर हम रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो इनका रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ भी 14% के आसपास करा। तो ठीक है, इससे आप ये कह सकते हो कि भाई लॉन्जिविटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है, कि ये 14% बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट भी उसी पेस पे बढ़ रहा है। बट
कोई अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है। अगर आप एक अच्छे बैंक होते, अगर आप इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने वाले बैंक होते, तो शायद आप 20%, 22%, 25% के आसपास का ग्रोथ लेके आते। तब आता मजा, तब आती एक अच्छी कंपनी वाली फीलिंग। अभी तो नहीं आती, देखने को मिल रही। अगर हम इनके कासा के बारे में बात करें, तो इनका कासा भी गिर गया। इनका कासा 100 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1% के आसपास से गिर गया। फ्रॉम 29.5% ये 28.5% के आसपास आ गया। इससे क्या होगा, आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर चले जाएंगे। देखो बेसिक क्या होता है, कासा इज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। कि करंट अकाउंट पे बैंक को 0% इंटरेस्ट देना पड़ता है, सेविंग्स अकाउंट पे 3-4% का इंटरेस्ट देके बैंक छूट जाता है। वहीं अगर वो किसी और तरीके से पैसा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो बैंक का मेन काम क्या है कि आप एक तरफ से पैसा उठा रहे हो, दूसरी तरफ पैसा लैंड कर रहे हो, बीच में आप कुछ मार्जिन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना कम रेट पे आप पैसा उठा पाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उतना ज्यादा आप मार्जिन बना पाओगे और उतना ज्यादा आप कॉम्पिटिशन में रह पाओगे। उतने कम रिस्की लोन देने पड़ेंगे। अगर आपकी सपोज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% के आसपास की है, तो आप होम लोन कर ही नहीं सकते, क्योंकि होम लोन का एवरेज रेट ही 9-10% के आसपास का है। अगर आपका खुद का खर्चा 10% का है और आप लोन भी 10% पे लेने लग जाओगे, तो फिर आप समाज सेवा कर रहे हो, क्योंकि बीच में आप कुछ बना ही नहीं पा रहे। फिर आपको रिस्की लोन देने पड़ेंगे, आपको माइक्रो फाइनेंस लोन देना पड़ेगा जिसका यील्ड 20-25% हो, क्योंकि आपको बीच में कुछ बनना भी तो चाहिए। तो अगर जितना कम आपका कॉस्ट ऑफ फंड होगा, उतने अच्छे लोन आप दे पाओगे। उतने सपोज आप 800 के सिविल स्कोर वाले को आप होम लोन दे दोगे 8% के ऊपर ही, क्योंकि आपकी खुद की कॉस्ट ऑफ बोरिंग 4% की है। उस आदमी को 8% पे लोन देने के बाद भी आपके पास 4% का मार्जिन बन गया। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। और जब आपके कासा रेशो बिगड़ता है, तो ये सारी की सारी गणित बिगड़ जाती है। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो इसलिए कासा रेशो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप बाकी किसी भी तरीके से पैसा उठाओगे, वो महंगे रेट पे आएगा। अगर आपने सपोज एफडी के ऊपर पैसा उठाया, तो शायद 8% के आसपास आएगा। आप किसी दूसरे बैंक से या आरबीआई से पैसा उठाओगे, वो और भी ज्यादा रेट पे आएगा। आप बॉन्ड इशू करके पैसा उठाओगे, तो वो 8-9-10% के आसपास पे आएगा। तो जो कासा रेशो है, वो सबसे सस्ता सोर्स है किसी बैंक के लिए फंडिंग उठाने का। तो ये चीज समझना पड़ेगा हमें। चलिए, तो ये चीज भी हमें यहाँ पर खराब होती हुई देखने को मिली, और उसकी वजह से हमें इनके निम्स में भी कंप्रेशन देखने को मिला, क्योंकि हमने वो चीज अभी डिस्कस ही करी। क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं, यील्ड आपका कैप है, यील्ड आप उससे ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से आपको क्या हुआ, मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिला। तो जो एक पॉइंट पे इनका 4% के आसपास का निम बन रहा था, वो 4% का निम घट के रह गया 3.6% के आसपास पे। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए, तो 41% है हमारे एमएसएमई, 17% है एग्री, 12% है जॉइंट लेंडिंग, नॉन एग्री, और 30% आता है हमारे अदर वाले सेगमेंट में से। अब इसमें से जो ये टोटल 100 रुपए का लोन बुक बन रहा है, इसमें से 27% ऑफ द लोन बुक में जो सिक्योरिटी है वो गोल्ड, वो गोल्ड के अगेंस्ट, मतलब जो गिरवी अमाउंट है या जो गिरवी एसेट है, उसको गोल्ड ले रखा है इन्होंने। तो 27% के आसपास तो वहां पर गोल्ड ही है। तो चलिए ये चीज भी ठीक है कि भाई आपके एक ऐसी एसेट क्लास के ऊपर आप लेंडिंग कर रहे हो जो हाईली सिक्योर्ड है, हाईली लिक्विड है। देखो दो चीजें होती हैं, सपोज आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दिया, तो प्रॉपर्टी को बेचने में बहुत माथापौड़ी होती है कि भाई पहले तो आपको उसको असेस करना पड़ेगा कि भाई सही में ये जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आए, क्या इसी की प्रॉपर्टी है, कहीं चोरी के पेपर तो नहीं है, कहीं डुप्लीकेट पेपर तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। पहले तो आपको वो 50 चीजें वेरीफाई करनी होती हैं। सेकंड चीज क्या होती है, फिर सपोज उसने डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने डिसाइड कर दिया कि हम उठा के प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो प्रॉपर्टी बेचना कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं है। उसके लिए लंबा समय लगता है। आपको उसके लिए ऑप्शन बिठाना पड़ेगा, एक बायर ढूंढना पड़ेगा, बायर आके ऑप्शन करेगा, फिर वो प्रॉपर्टी के पेपर ट्रांसफर होंगे, फिर बैंक में जाके बैंक के पास आके उसको पैसा मिलेगा, बैंक को पैसा मिलेगा। वहीं जो गोल्ड है, वो गोल्ड एक हाईली लिक्विड एसेट है। आपने चेक कराया कि भाई 22 कैरेट का सोना है, आप ज्वेलर के पास गए, ज्वेलर से एक सेकंड में लिक्विडेट कराया और आपके हाथ में पैसा आ गया। तो बैंक के लिए रिकवरी प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। तो ये चीज भी हमने समझ ली। चलिए, अगर अब हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, तो इनका एसेट क्वालिटी सुधर रहा है। इनका ग्रॉस एनपीए पहुंच गया 3.09% के आसपास पे, और इनका नेट एनपीए पहुंच गया 1.25% के आसपास पे। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या हुई है कि इन्होंने अपनी प्रोविजन कवरेज रेशो को बढ़ाया। देखो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो चीजें कर सकते हो। एक तो कि भाई अगर आपका एसेट क्वालिटी सुधर रही है, तो आप अपने पीसीआर को मेंटेन करके चलो। कि सपोज आपका पहले पीसीआर जो था वो 70% के आसपास था, आप उसको 70% पे मेंटेन करके चलो। तो आपको क्या होगा, आपको एक एडिशनल बूस्ट इन पैट देखने को मिलेगा। बट क्या वो एक अच्छी चीज है? शायद नहीं।
क्योंकि जितना ज्यादा आपका पीसीआर है उतना ज्यादा आप आगे के लिए प्रोटेक्टेड बने रहोगे, आगे आपको तकलीफ नहीं आने वाली। तो इसीलिए इस कंपनी ने पैट के पीछे ना भागते हुए पीसीआर के पीछे भागे, जो एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने जो 70% का पीसीआर है उसको आपने 78% का पीसीआर कर लिया। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो इनका बढ़ा, इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि पैट में हमें कोई बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं हुआ कि इंटरेस्ट इनकम 15% से बढ़ा और पैट 50% से बढ़ गया, जो आइडियली इस केस में ये कंपनी कर सकती थी, ये चीज कर सकती थी। हमने पिछले वाले में क्या देखा कि उन्होंने अपना पीसीआर घटा दिया जिससे वो अपने पैट को बढ़ा बढ़ा के दिखा पाए। इन्होंने इनके पास वो ऑल्टरनेटिव था कि भाई हमारी क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है, हम अपने पार्ट को बढ़ा के दिखा सकते हैं, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो एक अच्छी चीज है। इन्होंने अपने प्रोटेक्शन को बढ़ाया, ये चीज अच्छी बात है। अगर हम इनका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखें तो वो 10% का था, नॉट अ ग्रेट नंबर, एब्सोल्युटली मतलब बहुत बेकार, बहुत ही बेकार नंबर है। अगर उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, वो 25% के आसपास के बाद आसपास बढ़ा। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो सिर्फ 13% के आसपास का ग्रोथ आया, क्योंकि हमारे वो प्रोविजन बढ़ गए, क्योंकि पीसीआर बढ़ गया हमारा। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गई। बैंक के लेवरेज के बारे में बात करें तो 8.3 टाइम्स लेवरेज ऑन द हायर एंड, शायद 10 टाइम्स लेवरेज ऊपर ये लोग जाएंगे नहीं, 8.3 पे ऑलरेडी बैठे हैं। तो हाँ, थोड़ा रूम फॉर ग्रोथ तो है, बट आप 14% की ग्रोथ से बात बनेगी नहीं। अच्छा, और ये देखो, ये 14% का ग्रोथ ट्रांसलेट भी नहीं हो रहा 14% की इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ से, क्योंकि आपके जो मार्जिन है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं। तो नॉट अ ग्रेट बैंक रिजल्ट, बट ये जरूर कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी के टर्म्स में इन्होंने इंप्रूवमेंट जरूर शो किया। तो बहुत बेहतरीन बैंक नहीं है क्या? देश का सबसे बढ़िया बैंक हो गया? नहीं। क्या सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला बैंक हो गया? नहीं। क्या सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी दिखाने वाला बैंक हो गया? नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल लीडर बन गया किसी भी चीज में, बट हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी में बैंक ने अपनी चीजों में सुधार लेके आया। आपको लोन बुक ग्रोथ में सुधार लाने की जरूरत है, आपको अपने इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ में सुधार लाने की जरूरत है, आपको आपका कासा रेशियो इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे लाने की जरूरत है, यील्ड को ऊपर ले जाने की जरूरत है, निम्स को ऊपर ले जाने की जरूरत है, विद कंटिन्यूइंग इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। बट हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि हाँ, एसेट क्वालिटी टर्म्स में बैंक ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस रहा। चलिए, ये हमारी हो गई दो कंपनी। अब आ जाता है हमारी तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी का नाम है यूग्रो कैपिटल। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें, अच्छा उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं। इनका सिटी यूनियन बैंक का अगर आप मार्केट कैप देखने, सॉरी, प्राइस टू बुक मल्टीपल देखने जाओगे तो 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रहा है, तो कोई बहुत सस्ता भी नहीं बिक रहा। और अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाओ, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ छोड़ो, इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ दिखाओ, तो समझ में भी आता है कि आप प्राइस टू बुक से ऊपर बिक रहे हो। बट यहां पर वो चीज है नहीं, तो करंट स्टेट पे भी आप इस बैंक को थोड़ा सा महंगा ही बोलोगे, थोड़ा सा मतलब आपको वो चीज नहीं समझ में आती कि यार ये 1.3 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक से 2 टाइम प्राइस टू बुक पे कैसे जाएगा। वो वाली जर्नी जब तक आपको समझ में नहीं आ रही ना, जब तक उसके लिए आप क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब तक आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है। चलिए, अब आ जाते हैं यूरो कैपिटल के रिजल्ट पे। 1600 करोड़, 1600 साढ़े 1600 करोड़ रुपए के आसपास के इनका मार्केट कैप, और ये थोड़ा सा बड़े एमएसएमई को ज्यादा केटर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, छोटे को भी करते हैं, बट जो मेन फोकस एरिया है वो बड़े एमएसएमई की तरफ है। अगर हम इनके एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें, 33% के आसपास का एयूएम का ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ रहा। थोड़ा सा अपने टारगेट को मिस किया, 35% के आसपास का ग्रोथ कर देना चाहिए था, वो कर नहीं पाया, मतलब 33% के आसपास भी अटक गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ कम रहा, 2% के आसपास से मिस कर गया। अगर हम डिस्बर्समेंट के बारे में बात करें, 57% ग्रोथ इन डिस्बर्समेंट, हाईएस्ट एवर डिस्बर्समेंट इन अ क्वार्टर, वहां पर बहुत सही चीज, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर हम इनके एयूएम साइज के बारे में बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका एयूएम पहुंच गया। तो यहाँ पर भी, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है एसेट क्वालिटी में। सबसे पहले इसी चीज को एड्रेस कर लेते हैं। अगर आप इनकी एसेट क्वालिटी देखने जाओगे, इनका ग्रॉस एनपीए पहुंच गया 2.3% के आसपास पे, इनका नेट एनपीए भी 1.6% के आसपास पे पहुंच गया। और उसका रीजन था इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे आ जाना। इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी 95% के आसपास आ गई, जो अच्छा नंबर नहीं है। अब अगर आप इनके पहले के रिजल्ट्स देखोगे ना, तो उसमें ये दो चीजें बोला करते थे। एक तो इनकी स्लाइड आया करती थी जिसमें ये बताते कि हम 4% का आरओए पे पहुंच जाएंगे, और हम 16 टू 20 के आरओई पे पहुंच जाएंगे। तो इनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर था कि नेक्स्ट 4 टू 6 क्वार्टर्स में
हम अपने आरओए और आरओई को किस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे। इस बार इन्होंने वो स्लाइड हटा दी, जो एक मतलब एक शेयर होल्डर के लिए एक ऐसा फैक्ट बन जाता है कि भाई क्या आपने वो स्लाइड हटा दी, इसका मतलब क्या आप वो चीज अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। तो इस टाइम पे आपको शेयर होल्डर को एग्जैक्ट सिचुएशन बतानी चाहिए कि भाई हम इस तरीके से चीज सोच रहे हैं। उस टाइम पे आप बैठ के ये सारी स्लाइड्स हटा रहे हो। अगर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना था या कहना था कि यार इसको 6 क्वार्टर की बजाय 8 क्वार्टर लग सकते हैं, तो आप वो करते हैं इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट स्लाइड कंप्लीटली। तो एक ये चीज हमें थोड़ी सी और प्रॉब्लमेटिक लगी। अब ये जो इनकी 95% के आसपास की कलेक्शन एफिशिएंसी है, जब ये वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी, वापस 98 99% के आसपास पहुंच जाएगी, तब हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये समय खत्म हो गया है, ये जो बुरा समय था ये खत्म हो गया है, ये वापस कंपनी रिकवरी की ओर पहुंच गई है। ठीक है, एक चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज जो इनकी मेन प्रॉब्लम लगी, वो था इनका को लैंडिंग बुक का ना पड़ना। तो ये उन कंपनियों में से है जो अपनी को लैंडिंग बुक पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और को लैंडिंग जैसे हमने पहले समझा कि आप किसी बड़े बैंक या एनबीएफसी के साथ पार्टनर करके साथ में लोन करने का काम करते हो। तो सपोज मैं एक फैक्ट्री ओनर हूं और मैं यूग्रो कैपिटल के पास गया, मैंने कहा कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो यूग्रो कैपिटल क्या करेगा, यूग्रो कैपिटल ने बजाज फाइनेंस के साथ या एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है को लैंडिंग के लिए। तो वो क्या करेगा कि सारा का सारा काम यूग्रो कैपिटल करेगा कि भाई यूग्रो कैपिटल मेरे घर पे आएगा, मेरी फैक्ट्री पे आएगा, मेरी फैक्ट्री की वैल्यू निकालेगा, मेरी फैक्ट्री का सारा मतलब अगर मैं सपोज मॉर्टगेज में मेरी फैक्ट्री को रख रहा हूँ तो उसकी सारी की सारी वैल्यूएशन निकाल के सारा पेपर वर्क करेगा। उसके बाद जो उसका एजेंट है वही मेरा लोन डिसबर्स करेगा, मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूग्रो कैपिटल ही रहेगा, मेरे से ईएमआई निकलवाने का काम भी यूग्रो कैपिटल करेगा। बट उस 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख रुपए बजाज फाइनेंस देगा, 20 लाख रुपए यूग्रो कैपिटल देगा। ठीक है। अब बजाज फाइनेंस की एयूएम में तो 80 लाख रुपए का इजाफा हो गया, उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने का भी मौका मिला। तो इसके बदले बजाज फाइनेंस यूग्रो कैपिटल को एक छोटा सा कमीशन दे देगा। यूग्रो कैपिटल अपने 20 लाख रुपए पे इंटरेस्ट इनकम कमाएगा, बजाज फाइनेंस के जो 80 लाख रुपए हैं उसके ऊपर एक कमीशन कमाएगा। यूग्रो कैपिटल का दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। चलिए ये चीज भी हमने समझ में आ गई। तो ये कंपनी बहुत फोकस किया करता था अपनी कोलैंडिंग बुक पे, बट ये पिछले कुछ समय से थोड़ा सा कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है कि पहले जो इनका 45% ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम को लैंडिंग, अब वो गिर के 42% के आसपास ही आ गया। को लैंडिंग कह लो या ऑफ बुक लैंडिंग कर लो, एक ही बात है। तो 45% से 42% आ गया। इसीलिए अगर आप इनका देखोगे ना, इनका पार्ट उतने जोर से नहीं बढ़ा क्योंकि इनका ही को लैंडिंग वाला पोर्शन नहीं बढ़ा। अब इसके बारे में हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, कौन कौन सुनना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है, किस वजह से ये हमें थोड़ा सा को-लैंडिंग ग्रुप पे फोकस कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में। तो इनका लोन बुक सेगमेंटेशन अगर हम देखने जाएं तो इनका जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 21%, बिजनेस लोन कॉन्ट्रीब्यूट 26%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूट 22%, मशीनरी 14% पे, पार्टनरशिप 10% पे और एम्बेडेड फाइनेंस 6% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आता है ओवरऑल लोन बुक में। अब हमने देखा दो चीजें कि भाई एक है इनका सिक्योर्ड बिजनेस लोन वाला सेगमेंट जो 21% है, और है एक बिजनेस लोन वाला सेगमेंट जो 26% है। तो क्या ये जो बिजनेस लोन वाला है ये कंप्लीटली अनसिक्योर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये इंश्योरेंस लेके बैठते हैं। तो इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो बंदा 100 रुपए का डिफॉल्ट कर जाता है तो आपके लिए कोई खर्चा नहीं पड़ा, आपको 100 के 100 मिल गए। इंश्योरेंस ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट, बट वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है कि अगर मेरे बिजनेस लोन्स खराब हो जाएंगे तो एटलीस्ट मेरे को पूरा का पूरा भार नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये आपको सिर्फ उस इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है, कोई इम्पैक्ट को 100% न्यूट्रलाइज नहीं कर देता। बट हाँ, आपको जो पहले 100 रुपए की फटकी लगनी थी अब शायद 10 रुपए की लगेगी या 15 रुपए की लगेगी, आप अपने 85 रुपीज बचा लोगे। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। चलिए ये चीज भी हो गया। अब ये कंपनी क्या कर रहा है, ये कंपनी अपने इमर्जिंग मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे इनका आरओए और आरओई वाला मेट्रिक है वो थोड़ा थोड़ा नीचे गया। जो पहले 9% का आरओई था वो 8.7% आ गया। जो हमारा आरओए था उसमें भी 10 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का रिडक्शन देखने को मिला। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। देखो आरओए क्या है, आरओए इज नथिंग बट जो आपका नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय आपके एसेट्स जो हैं। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम रेट पे ग्रो करेगा तो क्या होगा, आपका आरओए थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट सपोज ग्रो किया 30% पे, बट आपके एसेट 35% पे बढ़ गए, तो डिनोमिनेटर का पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो गया आपके न्यूमरेटर से, तो आपका जो आरओए है वो थोड़ा सा कम आएगा। वही यहाँ पर रीजन रहा। अगर आरओए कम आएगा तो आरओई भी कम आएगा। तो ये सेम रीजन था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इमर्जिंग मार्केट पर अपना ब्रांच एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा किया।
नई ब्रांचेस ज्यादा खोली और अगले 4 क्वार्टर में ये और भी ज्यादा एक्सपेंशन करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने 11 ब्रांचेस खोली अपने इमर्जिंग मार्केट में और टोटल ब्रांच काउंट इनका इमर्जिंग मार्केट में पहुंच गया 212 के आसपास का। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें 5% के आसपास के इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन कर दिया, मतलब 23-24% ऑन एनुअलाइज बेसिस। और इनका टारगेट है कि FY26 तक, मतलब मार्च 2026 तक इस ब्रांच काउंट को ये लोग 400 ले जाएंगे। तो मतलब अगले 1 साल में इस ब्रांच काउंट को ये लोग डबल करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनके अभी नेटवर्क के बारे में बात करें, इनके अभी नेटवर्क के बारे में बात करें इमर्जिंग मार्केट वाले में, तो ये 11 स्टेट्स में प्रेजेंट है। 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। इस नेटवर्क को भी ये लोग बढ़ा के 14 से 15 स्टेट के आसपास का ले जाना चाह रहे हैं। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें, इनके पास एक एक MSL फाइनेंस करके एक कंपनी थी जिनका इन्होंने एक एक्विजिशन किया। अब वो क्या करता है, वो एक एम्बेडेड फाइनेंस के स्पेस में पहुंचता है। अब एम्बेडेड फाइनेंस क्या होता है? एम्बेडेड फाइनेंस हमारे जैसे किराने वाले हैं, या सपोज अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो सरस की डेयरी लगा के लोग बाग बैठते हैं, तो सरस की डेयरी वाले को कौन लोन देगा? वो ये एम्बेडेड फाइनेंस वाली कंपनी लोन देगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक फोन पे का या एक पेटीएम का एक डब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको पता चल रहा है कि यार इसके रोज 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करके ये हर रोज 5,000, 7,000 रुपए का धंधा कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यार इस आदमी के शायद सिविल स्कोर से मेरे को ना पता चले ये कितना अच्छा, कितने अच्छे क्रेडिट क्वालिटी वाला बंदा है, क्या शायद मेरे को इसके बैंक स्टेटमेंट से ना पता चले, बट इसका जो पेटीएम वॉलेट है, इसका जो फोन पे वॉलेट है, या इसका जो एयरटेल का वॉलेट है, उससे मेरे को पता चल रहा है कि यार ये रोज 5-7 हजार रुपए का धंधा कर रहा है, तो मैं इसको महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन कर सकता हूँ। तो ये जो बिल्कुल छोटे अमाउंट का लोन, छोटे टेन्योर का लोन होता है, ये होता है एम्बेडेड फाइनेंसिंग में। तो ये जो हमारे सब्जी वाले हो गए, डेयरी वाले हो गए, ये हमारे और जो छोटे छोटे दुकानदार हो गए जो डेली रनिंग पे काम करते हैं कि भाई आपने मंडी से सब्जी उठाई, मंडी से सब्जी उठा के बेच दी। अब आपके सिविल स्कोर में तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि भाई आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको फंडिंग कैसे मिलेगी, लोन कैसे मिलेगा? अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो आपको इन एम्बेडेड फाइनेंसिंग कंपनीज के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये जो MSL फाइनेंस है, ये एम्बेडेड फाइनेंसिंग करने का काम करता है। तो है तो बहुत छोटा पोर्शन ऑफ द बुक, आज शायद 750 करोड़ रुपए के आसपास है, बट ये स्केल बहुत फास्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे, ये लगभग लगभग 200 करोड़ रुपए मंथली के रन रेट पे पहुंच गया, मतलब 200 करोड़ रुपए का लोन हर महीने लोग डिसबर्स करने लगे हैं। अगर आज आप देखोगे तो शायद 5-6% ऑफ द ओवरऑल AUM है, बट ये स्केल बहुत तेज कर रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द AUM आगे चल के बनने वाला है। अब इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पर एसेट क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर क्रॉस NPA देखोगे तो 0.6, 0.4, 0.6% के आसपास का ही है। तो यहाँ पर चीजें ठीक चल रही हैं। जो प्रॉब्लम आई थी वो बिजनेस लोन वाले सेगमेंट में आई थी, इसीलिए उसको थोड़ा सा स्विच करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये चीज भी समझ लिया। अब एम्बेडेड फाइनेंसिंग में इन्होंने ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ टाइप कर लिया। देखो, पेटीएम का तो खुद का लेंडिंग सर्विस है, तो पेटीएम के साथ टाइप नहीं हुआ, बट चाहे वो फिनो पेमेंट बैंक हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो, तो अगर आप इन सब के थ्रू अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जो पीछे लोन देने वाली एंटिटी है, दैट इज यूग्रो कैपिटल। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। चलिए, ये चीज हो गई। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में हमने बात कर ली कि क्रॉस NPA 2.3% पहुंच गया, नेट NPA 1.6% पहुंच गया। इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो नीचे आया। ये इस कंपनी के लिए और अच्छा चीज है, क्योंकि अभी हमें पता चला था कि इनको 2-3 क्वार्टर पहले एक रेटिंग अपग्रेड मिला था। जैसे आपको रेटिंग अपग्रेड मिलता है, आप एक ज्यादा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बन जाते हो पैसा देने के लिए, तो इसलिए आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ जाता है। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ गया, तो अब आप कम रिस्की लोन दे सकते हो। तो इस वजह से इनका थोड़ा सा फायदा भी हुआ। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज बनी। चलिए, अगर हम इनके फाइनली नंबर्स के बारे में बात करें, तो इनका जो इंटरेस्ट इनकम था, इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 39%। अब देखो, अब इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 33% आपका आया AUM में ग्रोथ। ये 33% AUM में ग्रोथ के साथ आपने 39% के आसपास का इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आ गया। बहुत सही, क्योंकि हमें बीच में पता चला कि कॉस्ट ऑफ फंड्स भी आपके नीचे चले गए, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन मिला, इसलिए आपका इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। अभी तक तो सारी चीजें ठीक लग रही है, कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिल नहीं रहा, तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अगर हम अदर इनकम के बारे में बात करें, वहां पर भी ठीक ठाक ग्रोथ आ गया, 62% के आसपास का ग्रोथ आ गया, तो वहां पर भी कोई तकलीफ नहीं है। अदर इनकम हो गया कि भाई सपोज लोन प्रोसेसिंग के नाम पे आपसे कोई फी ले लिया गया, या जैसे आप एम्बेडेड फाइनेंसिंग कर रहे हो, उस पर आपके लिए पर डे इंटरेस्ट में आपने कुछ EMI नहीं पे कर पाए, तो वो लेट EMI का चार्ज लग गया, वो हमारा अदर इनकम में आ जाता है। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, ये हमारे अदर इनकम में चले जाता है।
अदर इनकम में भी आपको 62% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल गया। बट जो आपका को-लेंडिंग वाला बुक नहीं बढ़ा, जो आपकी उस कमीशन इनकम से ग्रोथ नहीं आई, इसकी वजह से वहां पर हमें -3% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। इसीलिए अगर आप टोटल इनकम का ग्रोथ देखोगे, वो कुछ खास नहीं रहा, वो सिर्फ हमारा बढ़ा। अगर मैं आपको बताऊं, टोटल इनकम वेंट अप बाय ओनली 25%। अच्छा, अब उसमें अगर हम आगे बढ़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा सिर्फ 14% के आसपास से बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमने खर्चा ज्यादा किया, क्योंकि हमने ज्यादा ब्रांच लगाई, हम एग्रेसिव हुए, हमने टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन भी किया, इसकी वजह से हमारा खर्चा भी बढ़ गया। अब जैसे हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमारा कामकाज मुनाफा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 14% से बढ़ पाया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, हमारा जो पैट है, पैट में हमें 24% के आसपास का ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल गया। अब यहाँ पर कुछ इनको टैक्स रिबेट्स मिले थे, जो इन्होंने 28% के आसपास का नेगेटिव टैक्स रेट इनको लगा था, इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला है। नहीं तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम की तरह ही थी, इसको हमें ट्रीट करना है। वैसे तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर गई, क्योंकि इनका जैसे हमने देखा था एसेट क्वालिटी खराब हुआ, तो आपको सेम पीसीआर मेंटेन करने के लिए अपनी थोड़ी सी प्रोविजन बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्रोविजन में इंक्रीज आया तो पार्ट इस रेट पर बढ़ना नहीं चाहिए था। तो ठीक है, ऑल इन ऑल अगर हम इनके रिजल्ट के बारे में बात करें, अच्छा रिजल्ट था। अगर हम बाकी सारी एनबीएफसी कंपनी को देखने जाए, उनके कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट था। अब देखो, चलो इसको हम एसबीएफसी फाइनेंस से कंपेयर कर लेते हैं। एसबीएफसी फाइनेंस आज देखो 3.5 टाइम्स पे बिक रहा है, ये 0.9 टाइम्स 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रहा है। तो आप रिलेटिवली देखो कितना सस्ता है, कि वो 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे है, ये 0.8 0.9 टाइम प्राइस टू बुक पे है। वहां पर 28% का ग्रोथ आ रहा है, यहाँ पर 33% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। वहां पर एसेट क्वालिटी ड्रास्टिकली खराब हो रही है, यहाँ पर खराब जरूर हुई है बट उस पेस पे नहीं हुई, उतनी ज्यादा नहीं हुई। तो कंपेरेटिवली अगर आप दोनों को देखोगे, जो हमारे ह्यूगो कैपिटल है उसका रिजल्ट हमें ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। कंपनी के पास कोई बहुत ज्यादा लेवरेज भी नहीं है, कंपनी के पास कोई ऐसा भी नहीं है कि सीएक्सओ लेवल पोजीशन छोड़ के जा रहा हो, या ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ में कोई कमी आ रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो मोर और लेस यूग्रो कैपिटल आज के दिन एसबीएफसी को बीट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। तो 32% के आसपास का इंक्रीज हमें वहां पर देखने को मिला। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी हमारी तीन कंपनियों के बारे में, तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने बात कर ली। अभी अगर आप देखते जाओ, तीनों में कुछ बहुत ऐसा क्रेजी चीज नहीं हो रही कि भाई बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस आ गया हो, या शायद बेस्ट फाइनेंशियल शेयर्स बन गए कि भाई इससे अच्छा फाइनेंस में कोई कंपनी नहीं है। तीनों में ऐसा कुछ नहीं था। बट अगर आप तीनों में देखने जाओ, सीयूबी के रिजल्ट सबसे खराब था, उसके बाद एसबीएफसी फाइनेंस और यूग्रो कैपिटल का सबसे बेटर रिजल्ट था इन तीनों में से। और शायद एमएसएमई इंडस्ट्री में भी सबसे सबसे अच्छा रिजल्ट शायद यूग्रो कैपिटल का ही रहेगा। हमें शायद 5 स्टार और देखना पड़ेगा, 5 स्टार शायद इससे बेहतर कर सकता है। बट हाँ, यूग्रो कैपिटल अपना अच्छा रिजल्ट लगातार पोस्ट करते जा रहा है, अपना ठीक ठाक ग्रोथ करता है, अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। खराब जरूर हुई बट बहुत तगड़े लेवल पे खराब हुई। यही अगर हम देखने जाए तो कहानी बन रही है। और कोई रिलेटिव वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है कि 4 टाइम्स 5 टाइम प्राइस टू बुक पे बिक रहा हो। देखो, 5 टाइम प्राइस टू बुक पे बिकने वाली सारी कंपनी महंगी नहीं होती। अगर आप आज जाके होम फर्स्ट फाइनेंस को देखोगे, वो भी कोई सस्ता नहीं बिक रहा, बट उतने लेवल का ग्रोथ लेके आता है, उतने लेवल की उसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, अच्छा काम करती है वो कंपनी। इसकी वजह से आप उसको 5 टाइम प्राइस टू बुक जस्टिफाई कर सकते हो। बट एचडीएफसी फाइनेंस के केस में आप शायद वो चीज नहीं कर सकते। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो चलिए अभी के लेते हैं, रखते हैं। थैंक यू।